हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। 1.5 ईयर करंट अफेयर्स के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 58, जिसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे। सभी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और ये प्रीलिम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, राइट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमने अभी क्राउड फंडिंग स्टार्ट करी है। जो भी बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे कुछ एफर्ट्स उनके काम आ रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रिपरेशन में मदद कर रहे हैं, तो कुछ भी अमाउंट, वेदर इट इज 10 रुपीज, वेदर इट इज 5 रुपीज, वेदर इट इज 100, 500 और कैसा भी रुपया जो आपको लगता है कि आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए अधिष्ठान आईएएस के अंदर, जिससे कि एक फाउंडेशन बन सके अधिष्ठान आईएएस का, और बहुत सारी नॉलेज हम और ज़्यादा अच्छे से वीडियोस बना सके और ज़्यादा से अच्छे टेक्निक यूज़ करें, तो आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। दिस इज द स्कैन कोड, इसको स्कैन करके आप पे कर सकते हैं, राइट। चलिए, गुआना और वेनेजुला के अंदर कंफ्लिक्ट बहुत दिनों से यहाँ पर चल रहा है न्यूज, ठीक है। आज हम ये समझेंगे कि ये कंफ्लिक्ट एक्चुअली है क्या, ठीक है। कैसे काले सोने को लेकर गुआना और वेनेजुला के अंदर कंफ्लिक्ट हो रहा है, कैसे दो सेनाएं आपस के अंदर भिड़ने के लिए तैयार हो गई हैं, राइट। इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर इसके अंदर पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले ये समझते हैं, ये जो आपके सामने मैप दिख रहा है, दिस इज मैप ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका मैप है और गुआना और वेनेजुला यहाँ पर एक दो कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका की इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, राइट। अभी इसके अंदर आप देखेंगे तो दिस इज द मैप ऑफ गुआना और दिस इज मैप ऑफ वेनेजुला। एक ये वाला एरिया जो है, इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। ये पूरा एरिया वेनेजुला कहता है कि मेरा है, ठीक है। जबकि आप यहां पर देखेंगे गुआना ऐसे कहेगा नहीं नहीं, ये एरिया अभी इंटरनेशनली अगर हम देखें, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से ये एरिया अभी गुआना का है, राइट। तो किस तरह का क्लेम है, क्यों क्लेम हो रहा है इसके अंदर, अचानक से क्यों क्लेम इतना ज्यादा सीवियर हो गया है, ये सब चीजें हम इसके अंदर समझेंगे, राइट। तो ये देखो, ये वाला एरिया है, यहाँ पर एक रिवर बहती है, इधर देखेंगे ये पूरा पूरा गुआना है ना, ये पूरा गुआना है, ठीक है। और यहाँ से लेकर और इस तरह से ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि दिस इज गुआना, राइट, नीचे तक। और ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, इसके ऊपर कन्फ्लिक्टेड, ये कन्फ्लिक्टेड जोन है, ठीक है। कौन सा एरिया, अगर आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है, दिस इज कन्फ्लिक्टेड जोन, ये कन्फ्लिक्टेड जोन है, राइट। और इसको वेनेजुला अपना पार्ट मानता है, अभी ये गुआना का पार्ट है, राइट। अच्छा, यहां पर आप देखें, यहां पर एक रिवर बह रही है, दैट इज नोन एज एस एस्क्यूबो रिवर, ठीक है। एस्क्यूबो रिवर जो है वो यहां से बह रही है और इसके इधर वाला एरिया जो भी गुआना का एरिया है, उस पे क्लेम कौन कर रहा है, वेनेजुला इस पे क्लेम कर रहा है, ठीक है। अब इनका कन्फ्लिक्ट का मेन रीजन क्या है, मेन कॉज क्या है, ये अपन इसके अंदर समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि कन्फ्लिक्ट का ओरिजिनेशन क्या है। बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ ट्रिक्स के द्वारा साउथ अमेरिका का मैप यहाँ पर आपको याद करवाना चाहता हूं। अगेन मैं कुछ ट्रिक्स बनाकर आपको साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज यहां पर याद करवाना चाहता हूं, राइट। ये देखिए, पहली जो कंट्री है दैट इज फ्रेंच गुयाना, ठीक है। ये फ्रांस की एक टेरिटरी है, ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो ऐसा समझो कि फ्रेंच नेम का आदमी था, ठीक है, फ्रेंच नेम है ना, फ्रेंच नेम होता है ना कि क्या नाम है आपका, फ्रेंच नेम का एक गाय था, गाय। तो फ्रेंच, फ्रेंच से आप फ्रेंच गुयाना याद कर लोगे, नेम से आप सुरीनेम याद कर लोगे, राइट, सुरीनेम। गाय से कर लोगे गुआना। फ्रेंच नेम का आदमी, ठीक है, फ्रेंच नेम का गाय क्या कर रहा है, एक वैन के अंदर जा रहा है, वैन से आप याद करोगे वेनेजुला, ठीक है। वैन के ऊपर उसने क्या करा, क्लाइम करा, वो पहले वैन के ऊपर चढ़ा। आप एक इमेजिनेशन करो कि फ्रेंच नाम का गाय वैन के ऊपर चढ़ा है और वो उसको वैन के ऊपर चढ़ के ऊपर से क्लाइम करके ऊपर से डोर खोल रहा है, डोर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंच से फ्रेंच गुयाना, नेम से सुरीनेम, गाय से गुआना, ठीक है, वैन से वेनेजुला, क्लाइम से कोलंबिया, है ना, और डोर से आप याद करें इक्वाडोर, ठीक है। ये आपको इसके अंदर इस तरह से ये सारी कंट्रीज यहाँ पर याद हो गई है, ठीक है। अब डोर खोल दिया और वो कार के अंदर बैठा, वैन के अंदर बैठा, और वैन के अंदर पेरू, पेरू नाम का एक क्या होता है, एक फ्रूट होता है, पेरू खाने जा रहा है। और अमरूद जो होता है ना, दैट इज पेरू। और उसके ऊपर चिल्ली लगा रहा है, चिल्ली मतलब यहाँ पर नेक्स्ट कंट्री चिली, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और उसने चिल्ली ज्यादा डाल दी, तो अब उसका मुंह जलने लग गया, तो उसको अर्जेंसी हुई, अर्जेंटीना, अर्जेंसी, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना इसमें हुई। अब अर्जेंसी होगी तो उसके बाद आप फिर ऊपर जाना होगा, आपको ये याद रखना है। अर्जेंसी हुई तो आप, इसने अपने बोला, बोला किसी को बोला है, किसको बोला है, अपने प्रा को, प्रा को बोला कि भाई अर्जेंसी हमको हुई है, उरुग्वे, है ना। थोड़ा सा और याद करने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी कंट्री यहाँ पर है ब्राजील। तो हम यहाँ पे याद करें, फ्रेंच नेम का आदमी मतलब गाय क्या कर रहा है, वो वैन के ऊपर क्लाइम कर रहा है और फिर उसका डोर खोल रहा है। डोर खोलने के बाद वो पेरू
पेरू का मतलब क्या है कि फ्रूट, पेरू फ्रूट जो होता है अमरूद का फ्रूट, उसके ऊपर चिली डालता है, चिली डालता है तो उसको बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है, तो उससे अर्जेंटीना, अर्जेंटली वो अपने बोलता है, ऊपर चल जाओ, बोलीविया, बोलता है किसको, प्राको, परगुए, ठीक है, परगुए के बाद उरुग्वे और ब्राजील। अपन ब्राजील सबसे बड़ा कंट्री है तो ये तो आपको याद हो ही जाएगा। तो इस तरह से आपने अगर देखें साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज इसके अंदर अपन ने याद कर ली, राइट। इसके अलावा मैं एक और फैक्ट आपको याद करवाना चाहता हूं, ये गैलापागोस आइलैंड जो है, ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे, गैलापागोस आइलैंड जो है एट दैट इज अ पार्ट ऑफ इक्वेडोर, ठीक है, इक्वेडोर का पार्ट है गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो तीन कंट्रीज, ठीक है, ECB, ये तीन कंट्री क्या है, ये तीन कंट्रीज इक्वेटर से पास हो रही है, ठीक है, किसकी, साउथ अमेरिका की। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको इसके अंदर समझ में आ गया है। बैक टू अवर टॉपिक, हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं वापस, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज कन्फ्लिक्टेड जोन बिटवीन वेनेजुला और गुआना, ठीक है। और इस एरिया के अंदर एस्क्यूबो रिवर के, आप देखेंगे यहाँ पर वेस्ट वाला जो एरिया है, ठीक है, वेस्ट वाला एरिया है, उसको क्लेम कौन कर रहा है, वेनेजुला क्लेम कर रहा है। ये एरिया अगर हम देखें तो 1,60,000 किलोमीटर का एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। इतना सारा एरिया वेनेजुला यहाँ पर कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इशू इज 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर बॉर्डर टेरिटरी अराउंड द एस्क्यूबो रिवर विच इज मोस्टली जंगल एंड एन ऑफशोर एरिया वेयर मैसिव डिस्कवरी ऑफ ऑयल एंड गैस हैव बीन मेड। अभी ये न्यूज में अभी इसके ऊपर और ज्यादा क्लेम वेनेजुला क्यों करने लग गया है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा ऑयल का भंडार मिल गया, ऑयल का भंडार मिल जाएगा तो ये क्या कह रहा है, ये वापस से इसके ऊपर क्लेम करने लग गया। बीच में तो ये आराम से सॉर्ट आउट सा इशू था कि गुआना का पार्ट है, पर अब वेनेजुला इसके ऊपर कर रहा है, और बिल्कुल यहाँ पर कंफ्लिक्ट होने का एक तरह से क्या बन रहा है, पूरा का पूरा पक्का सा पक्का एटमोस्फेयर यहाँ पे बन रहा है। बोथ कंट्री क्लेम्स ओनरशिप ऑफ द टेरिटरी विच इज स्पार्सली पॉपुलेटेड एंड whose much disputed border was agreed in under 1999, ठीक है। देखो सारी जो कंफ्लिक्ट है वर्ल्ड के अंदर, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का उसके अंदर हाथ रहता है, ब्रिटिशर्स का उसका अंदर हाथ रहता है, कुछ ना कुछ करके ब्रिटिशर्स ऐसा कुछ छोड़ जाता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है, इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का एक दिमाग यूज हुआ है कि हम क्या करेंगे, इनको लड़ा कर चल जाएंगे और ये लड़ते रहेंगे सारी जिंदगी भर, और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे राज करते रहेंगे। तो आप ये समझिए, पहले वेनेजुएला जो था दैट वाज अंडर द स्पेनिश टेरिटरी, स्पेनिश टेरिटरी के अंदर था, स्पेन के अंदर ही आता था, ठीक है। और गुआना जो था, गुआना दैट इज अंडर द ब्रिटिश टेरिटरी, ब्रिटिश टेरिटरी था, ठीक है, ब्रिटिश टेरिटरी गुआना हुआ करता था। अब क्या होगा 1899 के अंदर, ठीक है, ब्रिटिश अपनी एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर, दैट लाइन इज नोन एज ब्रिटिश लाइन। आप यहाँ पर ये लाइन देख रहे हैं, दिस लाइन इज ब्रिटिश लाइन, जिसके अंदर ये बोल देंगे कि इसके इस लाइन के इधर का एरिया, ठीक है, ब्रिटिश लाइन के इधर का एरिया जो होगा, ठीक है, दैट इज ऑफ व्हाट, दैट इज ऑफ गुआना, ठीक है, और इधर का एरिया होगा दैट इज ऑफ वेनेजुला। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ब्रिटिश लाइन के अंदर इस तरह से कहा गया, ठीक है। अभी गुआना जो है ना, हकीकत में ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है वो गुआना है, इस ब्लैक लाइन के इधर वाला एरिया जो है वो गुआना है, ठीक है। ये रेड लाइन जो है दैट इज ब्रिटिश लाइन, और ये भी गुआना की करंट टेरिटरी है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब वेनेजुला जो है, ये जो पोर्शन है वो वेनेजुला के पास नहीं होगा, ऐसा ब्रिटिशर्स कह के गए। पर वेनेजुला ऐसा कहता है कि साहब हमको तो यहाँ से ये वाला जो एरिया है दैट इज, ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है अगर आप देखेंगे दैट इज अवर्स, ठीक है, ये हमारा एरिया है, इसको हमको दो। ये एस्क्यूबो रिवर फ्लो कर रही है यहाँ पे, एस्क्यूबो रिवर, ठीक है, इसके वेस्ट वाला एरिया सारा का सारा हमारा है। इस तरह से बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से लाइन खींच दी यहाँ पर, हम उस लाइन को नहीं मानते हैं, ठीक है। हम किस लाइन को मान रहे हैं, हम वो वाला कंट्रोल मान रहे हैं जो स्पेनिश टेरिटरी जो थी ना हमारी, तब ये वाला एरिया हमारे पास हुआ करता था, इसलिए हम इसको मान रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, वाइल ब्रिटिश लाइन एक्सेप्टेड बाय द गुआना, गुआना तो कह रहा है कि मैं तो ब्रिटिश लाइन को एक्सेप्ट कर रहा हूं, इस करंट डी फैक्टो बाउंड्री वेनेजुला मेंटेन हिस्टोरिकल क्लेम टू ऑल द टेरिटरीज करंटली एडमिनिस्ट्रेड बाय द गुआना वेस्ट ऑफ द एस्क्यूबो रिवर। एस्क्यूबो रिवर के वेस्ट वाला जो एरिया है पूरा का पूरा हमको रखना है, इस तरह से गुआना इसके वेनेजुला इसके अंदर बोल रहे हैं। वेनेजुला बोलता है कि 1899 के अंदर 1899 के अंदर ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से ये सिस्टम बना दिया था, तो हम तो इसको मानते नहीं, हम इसको नल एंड वॉइड मानते हैं। हम तो जो हमारा स्पेनिश रूल था जिसके अंदर ये वाला पोर्शन हमारा था, एस्क्यूबो रिवर के वेस्ट वाला पोर्शन हमारा था, हम तो उसको ही क्या मानेंगे, हम तो उसको ही हमारा एरिया मानेंगे, ठीक है। एकदम से ये क्या हुआ 2023 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऑयल का खजाना मिल गया, यहाँ पर गैस का खजाना मिल गया, दैट्स वाई इसके ऊपर अब कंफ्लिक्ट हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द गुआना वेनेजुला कंफ्लिक्ट, राइट। चल,
ये जो टॉपिक है आरबीआई का ट्रांसफर, आरबीआई ट्रांसफर फॉर द सरप्लस प्रॉपर्टी, ये बहुत सरप्लस ट्रांसफर, आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर, ये वाला जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ था 2019 के अंदर कि आरबीआई से गवर्नमेंट जो है ना पैसा ले रही है। बताओ कितनी खराब गवर्नमेंट है, अब आरबीआई को भी नहीं छोड़ रही है, आरबीआई से भी पैसा ले रही है। ठीक है, अभी वापस आरबीआई से पैसा लिया गया है और वो भी अगर हम देखेंगे 188% ज्यादा पैसा लिया गया है। ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में। बट अभी कोई कुछ नहीं बोला है। ठीक है, क्योंकि ये चीज अब क्या है, ठंडे बस्ते में चली गई है कि गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा ले रही है, ऐसा बहुत ज्यादा बोला गया था 2019 के अंदर, अब नहीं बोला जा रहा। देखिए 2019 के अंदर बहुत सारी आपने न्यूज सुनी, आरबीआई से सरकार का पैसा लेना कितना सही कितना गलत। ठीक है, इस तरह से हर सरकार को अपना सरप्लस फंड देता रहता है आरबीआई, फिर किस बात की है लड़ाई, क्यों लोग इतना ज्यादा इसके अंदर क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को। 1.76 लाख करोड़ मोदी ने क्यों लिए। ठीक है, ये अगस्त की न्यूज, ये 2019 अगस्त की न्यूज है। राइट, अभी 2021 के अंदर भी लिया गया पैसा, तब कोई कुछ नहीं बोला। 2023 के अंदर भी लिया गया है। ठीक है, तभी भी कोई कुछ नहीं बोला। 22 के अंदर भी लिया गया तो भी कुछ नहीं बोला है। बट ये होता क्या है आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर, ये हमको इसके अंदर समझना होगा। राइट, तो देखो रिसेंटली आरबीआई टू ट्रांसफर 87,416 करोड़ एज सरप्लस टू द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ फॉर 2023। अब क्या आरबीआई से जबरदस्ती ले रहा है गवर्नमेंट, क्या कोई लीगल एक्ट है इसके अंदर जिसके प्रोविजंस के हिसाब से ही चल रहा है, ये हमको इसके अंदर समझना पड़ेगा। पर पहले हम समझते हैं कि आरबीआई जब बना था ना भैया 1935 के अंदर, जब भारत आजाद नहीं था, तो एक प्राइवेट एंटिटी की तरह बना था। प्राइवेट एंटिटी समझते हैं, प्राइवेट कंपनी की तरह बना था, जिसके अंदर 5 करोड़ रुपीस इनिशियल कैपिटल था। इसने अपना इनिशियल कैपिटल लगाया और प्राइवेट एंटिटी की तरह ये बना। 1949 जब भारत देश आजाद हो गया तो इसका नेशनलाइजेशन कर दिया, आरबीआई का हमने नेशनलाइजेशन कर दिया। और नेशनलाइजेशन करने के कारण आरबीआई के अंदर, आरबीआई एक तरह से गवर्नमेंट बॉडी हो गई। और आरबीआई के अंदर एक एक्ट, यहाँ पर आरबीआई के एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करा गया और एक सेक्शन डाला गया, सेक्शन 47। और सेक्शन 47 के अंदर कहा गया कि आरबीआई एक गवर्नमेंट की प्रिंसिपल स्टेक होल्डर है। ठीक है, आरबीआई एक बॉडी है जिसमें गवर्नमेंट प्रिंसिपल स्टेक होल्डर है। तो आरबीआई के अंदर जो सब खर्चा हो जाएगा उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आरबीआई गवर्नमेंट को देगा। इज दिस क्लियर? दिस इज क्लियरली रिटन इन सेक्शन 47। अभी मैं आपको सेक्शन 47 भी समझाऊंगा, बट बिफोर दैट अभी तक जो मैंने बताया आपको, देखो आरबीआई का इंसेप्शन हुआ 1935 के अंदर एक प्राइवेट एंटिटी की तरह। 5 करोड़ कैपिटल इसके अंदर यहाँ पे डाला गया, शेयर होल्डर जैसे एक प्राइवेट कंपनी के अंदर होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट कब हुआ? 1949 के अंदर, जब नेशनलाइजेशन हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और ये गवर्नमेंट इसके अंदर एक प्रिंसिपल स्टेक होल्डर बन गई। दिस स्ट्रक्चरल चेंजेस मींस दैट इंस्टेड ऑफ टिपिकल डिविडेंड्स, आरबीआई अब क्या करेगा, अपना नेट इनकम जो होगा वो गवर्नमेंट को देगा, उसका कुछ पोर्शन जो होगा गवर्नमेंट को देगा। अब सेक्शन 47 हम देख ही लेते हैं क्या है। सेक्शन 47 के अंदर ये लिख रखा है कि जो भी बैड डाउटफुल डेट है आरबीआई के, जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है एसेट के अंदर, एसेट के अंदर कोई वैल्यू कम हो गई तो उसके अंदर पैसा खर्च हो गया, कंट्रीब्यूशन टू द स्टाफ, सुपर एनुएशन फंड, इन सब के बाद जो भी पैसा बचता है दैट विल बी नोन एज सरप्लस कैपिटल, उसको सरप्लस कैपिटल बोला जाएगा। और ये सरप्लस कैपिटल जो होगा वो गवर्नमेंट को आरबीआई के द्वारा दिया जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट इज द प्रिंसिपल स्टेक होल्डर इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब देखिए ट्रांसफर कैसा होता है। सेक्शन 47 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर बोल रखा है कि अमाउंट ऑफ सरप्लस टू बी ट्रांसफर इज रिवाइज टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन द कमिटीज रिकमेंडेशन एंड आरबीआई नीड। ठीक है, आरबीआई के ऊपर, इसके ऊपर बहुत सारी कमिटीज भी बनी है, ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। वी सुब्रमण्य कमेटी 1997 के अंदर किसके ऊपर बनी थी? उषा थोरॉट कमेटी। ठीक है, वाई एच मेलेगम कमेटी, इस तरह से इन कमेटी, विमल जालन कमेटी, इन कमेटीज के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है। अभी जो होता है विमल जालन कमेटी के बेसिस के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, आरबीआई के अंदर ट्रांसफर, सरप्लस का ट्रांसफर यहाँ पर होता है। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला क्या है, उसका विमल जालन कमेटी के हिसाब से यहाँ पर ऐसा होता है, गाइडलाइन सजेस्ट दैट आरबीआई शुड मेंटेन कंटीजेंट रिजर्व बफर। ठीक है, primarily source for contingency fund amounting to 5.5 से 6.5% ऑफ द बैलेंस शीट। उसके अलावा जो भी होगा, है ना, जो भी खर्चा है वो तो निकाल दिया आरबीआई ने, और उसके बाद एक कंटीजेंसी फंड और रखें, और कंटीजेंसी फंड के अंदर इतना पैसा, बैलेंस शीट का इतना पैसा रखें, और बाकी जो भी सब होगा दैट विल बी गिवन टू द व्हाट, दैट विल बी शुड बी गिवन टू द गवर्नमेंट। ये बिमल जालन कमेटी ने 2018 के अंदर बोला था। फिर 2019 के अंदर
आरबीआई से गवर्नमेंट उस तरह से पैसा लेने लग गया और उसके ऊपर क्या है, लोगों को दिक्कत हो गई, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर आप इसके अंदर देख सकते हैं सेकंड चीज ये है इकोनॉमिक कैपिटल, एसेंशियली सीजीआरए। सीजीआरए क्या होता है मैं बताता हूँ अभी आपको। टू बी कैप्ड इन द रेंज ऑफ 20 से 24.5 ऑफ बैलेंस शीट एंड रेस्ट शुड बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि कंटीजेंसी फंड के अंदर कुछ पैसा रहेगा और एक जो सीजीआरए का कुछ अमाउंट होगा, ठीक है, बैलेंस शीट का कुछ अमाउंट होगा वो सीजीआरए में रहेगा। बाकी सब क्या होगा, बाकी सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया जाएगा। कंटीजेंसी फंड क्या होता है, कंटीजेंसी कोई भी कंटीजेंसी और अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सीन सिचुएशन के लिए जो पैसा रखा रहता है आरबीआई के पास, ठीक है, दैट इज नोन एज वाज कंटीजेंसी फंड। ठीक है, इसके अलावा सीजीआरए देखिए करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्राइजेस अनरियलाइज्ड गेन और द लॉसेस, जो कि अनरियलाइज्ड गेन है और अनरियलाइज्ड लॉसेस है ऑन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी के ऊपर। ठीक है, कि फॉरेन करेंसी एसेट है, अपन ने कुछ खरीद रखा है फॉरेन करेंसी, है ना, फॉरेन करेंसी देख लो, फॉरेक्स देख लो, अगर उसका प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है तो उससे अनएक्सपेक्टेड अनरियलाइज्ड गेन और लॉस हो सकते हैं। ठीक है, या फिर गोल्ड के बारे में बात कर ले, गोल्ड होता है आरबीआई के पास बहुत सारा, ठीक है, तो वो गोल्ड जो है ऊपर नीचे हो सकता है, तो दैट विल बी अंडर द सीजीआरए। तो सीजीआरए के अंदर जैसे आपको बताया मैंने फॉर्मूला 20 से 24.5% ऑफ नेट जो बैलेंस शीट का बैलेंस होगा वो सीजीआरए के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, और दूसरा कंटीजेंसी फंड के अंदर 5.5 से 6.5% जो होगा वो रखा जाएगा। उसके अलावा जो भी पैसा होगा दैट विल बी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो सरप्लस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जेरूसलेम। हमेशा न्यूज के अंदर रहता है, अभी भी न्यूज में रहेगा, आने वाले सालों में भी न्यूज में रहेगा, बिकॉज ऑफ द इजराइल और पैलेस्टीन कंफ्लिक्ट। इजराइल और पैलेस्टीन कंफ्लिक्ट जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर सेंटर जो है दैट इज जेरूसलेम। जेरूसलेम के ऊपर क्या है, जेरूसलेम के ऊपर किस तरह से आ, ये जेरूसलेम के ऊपर किसकी ओनरशिप होगी, इसको लेकर लड़ाई होती रहती है। जेरूसलेम है क्या, जेरूसलेम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर तीन रिलीजन, एक तो जुडाइज्म, ठीक है, एक हम देखेंगे क्रिश्चियनिटी और एक देखेंगे इस्लाम। ठीक है, इस्लाम, ये तीन रिलीजन के होली प्लेसेस यहाँ पर है, राइट, जेरूसलेम के अंदर, है ना। तो वो अपन इसके अंदर समझेंगे। देखिए क्या हुआ था कि आ, अगर हम देखेंगे 1945 से पहले इजराइल नाम का कोई देश नहीं होता था, पैलेस्टीन नाम का देश हुआ करता था, पैलेस्टीन नाम का देश। पर धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो जूस हैं, ठीक है, उनका परसिक्यूशन होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज के अंदर, और उससे प्रताड़ित होकर वो सोचते हैं कि यार हमको कहीं जाना चाहिए, एक जगह हमारा भी घर होना चाहिए। जूस का कोई घर नहीं था, तो वहां पर उनको उनकी होली बुक में लिखा होता है तुम्हारा घर जो होगा वो जेरूसलेम के आसपास ही होगा, क्योंकि ये जो है ये पवित्र भूमि है। ठीक है, तो सारे लोग जो होते हैं वो पैलेस्टीन के लोगों को साइड करके क्या करते रहे, इसराइल बनाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद 1947 के अंदर एक जूस कंट्रीज का एक जूस समूह का एक कंट्री बन जाता है, जिसको मान्यता दे दी जाती है, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और उसको इसराइल अपन बोलते हैं। ठीक है, इसराइल इसराइल इस तरह से बोला जाता है, राइट। अब इसराइल जो है उसने है ना, यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे 1948 के अंदर पूरे अरब वर्ल्ड मिलकर इसराइल के ऊपर अटैक करते हैं। पर 1948 के अंदर इसराइल जो होता है, अगर आप देखेंगे कि वेस्ट जेरूसलेम को अपना कैप्चर यहाँ पर कर लेता है, वेस्ट जेरूसलेम। ठीक है, अब जेरूसलेम जो थी यूनाइटेड नेशन के हिसाब से पूरा जेरूसलेम जो था दैट इज ए इंटरनेशनल सिटी उसको माना गया था। ठीक है, जिसपे किसी का अधिकार नहीं है। बट 1948 के वॉर के अंदर वेस्ट जेरूसलेम जो होता है वो किसके पास आ जाता है, इसराइल के पास। मतलब जेरूसलेम यूनाइटेड नेशन के हिसाब से तो क्या है, एक तरह से इंटरनेशनल सिटी है, बट वेस्ट जेरूसलेम इज कैप्चर्ड बोल सकते हैं अपन, एनेक्स्ड बोल सकते हैं बाय द इसराइल। ठीक है, तो अभी इसराइल जो है, ये जो नीला वाला एरिया है दैट इज ऑफ इसराइल, और ये पूरा का पूरा ओल्ड सिटी वाला जो एरिया है दैट इज अंडर द व्हाट, अंडर द इंटरनेशनल, दैट इज कंसिडर्ड एज अ इंटरनेशनल सिटी, ये किसी का भी नहीं है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो 1947 के अंदर यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान के अंदर जेरूसलेम वाज प्रपोज्ड टू बी एन इंटरनेशनल सिटी, बट इन द फर्स्ट अरब इजराइल वार ऑफ 1948 इजराइल ने इसको कैप्चर कर लिया था, वेस्ट जेरूसलेम को। ठीक है, अब जेरूसलेम के अंदर एक जगह है दैट इज वेरी वेरी सीक्रेट जगह, जैसे मैंने आपको बताया था, दैट इज नोन एज टेंपल माउंट, उसको अपन टेंपल माउंट बोलते हैं, है ना। तो टेंपल माउंट जो है वो ओल्ड सिटी के अंदर है, ठीक है, वो इंटरनेशनल सिटी के अंदर है। ये इंटरनेशनल सिटी तो पूरी जेरूसलेम है, पर जो इसराइल के अंदर कैप्चर नहीं है उसके अंदर टेंपल माउंट है। और टेंपल माउंट एक एक हिली एरिया है, जिसके अंदर तीन साइड्स
जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की साइट्स थाउजेंड ऑफ ईयर से यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या है जेरूसलेम। ठीक है, जेरूसलेम का टेंपल माउंट, ये जो एरिया है दैट इज नोन एज टेंपल माउंट। टेंपल माउंट को अल हरम अल शरीफ भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका अदर नेम नहीं है बट इस नाम से भी ये जाना जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जो है आपको चीजें दिखेंगी। एक यहाँ पर देखो डॉम ऑफ रॉक। डॉम ऑफ रॉक इस्लाम के अंदर बहुत बड़ी मान्यता मानी जाती है। इसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि पुराने समय के इंक्रिवेशंस जो है वो यहाँ पर मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस वो यहाँ पर मिलते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम के लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है ना। तो एपिग्राफिक और उसके अंदर देखें तो डॉम ऑफ रॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट फॉर द इस्लाम। दूसरा है अल अक्सा मॉस्क। अल अक्सा मॉस्क जो है इस्लाम के अंदर थर्ड सबसे होलीएस्ट प्लेस माना जाता है। आप मेरे को बताएं प्लीज, फर्स्ट प्लेस सबसे होलीएस्ट इस्लाम के अंदर किसको माना जाता है, सेकंड किसको माना जाता है, ये भी बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। थर्ड मैं आपको बता रहा हूं अल अक्सा मॉस्क। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है टेंपल माउंट। अच्छा, टेंपल माउंट के इधर एक दीवार दिख रही है आपको। ठीक है, ये दीवार जो है दैट इज नोन एज वेस्टर्न वॉल। इसको वेस्टर्न और वेलिंग वॉल बोलते हैं। ये एक होलीएस्ट साइट है किसके लिए, जुडिज्म के लिए। जूस का जो रिलीजन होता है जुडाइज्म, उसके लिए एक होली साइट है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं अल अक्सा मॉस्क जो मैंने आपको बताया इस्लाम की थर्ड होलीएस्ट प्लेस है। डॉम ऑफ रॉक्स आर सिचुएटेड विद हरम एश शरीफ। ठीक है, डॉम ऑफ रॉक क्या है, एक इस्लामिक श्रेण है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर बहुत ही पुरानी यहाँ पर इस्लामिक टीचिंग्स यहाँ पर लिखी हुई है। प्रॉफिट मोहम्मद के जो टीचिंग्स थी वो भी यहाँ पर लिखी हुई है, कुरान की टीचिंग्स भी यहाँ पर लिखी हुई है और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे इसके अंदर टेंपल माउंट के अंदर ये वॉल है दैट इज नोन एज वेस्टर्न वॉल। ठीक है, इसको वेस्टर्न वॉल यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, इस वेस्टर्न वॉल के ऊपर जूस का बहुत सिग्निफिकेंस यहाँ पर है। ऐसा माना जाता है वेस्टर्न वॉल जो है एक रिमेनिंग है, यहाँ पर एक होलीएस्ट साइट थी ये जूइश टेंपल की। सेकंड जूइश टेंपल जो था यहाँ पर, ये कभी सेकंड जूइश टेंपल यहाँ पर हुआ करता था, ऐसा माना जाता है यहाँ पर। और उसकी वॉल है दैट इज नोन एज वेस्टर्न वॉल। तो वन साइड ऑफ कंपाउंड इज वेलिंग वॉल और वेस्टर्न वॉल विच इज बिलीव टू बी द रिमेन्स ऑफ द सेकंड जूइश टेंपल, द होलीएस्ट साइट इन द जुडाइज्म। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा टेंपल माउंट वाला एरिया हमने देख लिया। अच्छा, एक और एरिया यहाँ पर है क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक और एरिया है चर्च ऑफ होली स्पलकर। ठीक है, चर्च ऑफ होली स्पलकर जो है वो यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये रहा चर्च ऑफ होली स्पलकर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो अल अक्सा मॉस्क, वेस्टर्न वॉल्स और चर्च ऑफ होली स्पलकर। ठीक है, यहाँ पर ये आपको देखने को तीनों मिलते हैं। दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप जेरूसलेम मतलब समझ में आ गया होगा सबको। जेरूसलेम के साथ साथ आपको एक तरह से टेंपल माउंट के अंदर क्या क्या है ये आपको समझ में आने लग गया होगा, और क्यों यहाँ पर इतना ज्यादा कन्फ्लिक्ट है जेरूसलेम को लेकर। कई लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, अपना दावा स्थापित करने की कोशिश करते हैं, ये अपन ने इसके अंदर समझ लिया। अब नेक्स्ट जो है ना दैट इज रफा बॉर्डर। ठीक है, रफा क्रॉसिंग। ठीक है, तो रफा क्रॉसिंग क्या है, अगेन ये आप देखिए इसराइल, इस तरह से इसराइल है राइट। इसराइल के इधर अगर हम देखेंगे तो एक गाजा स्ट्रिप है। ठीक है, दिस इज नोन एज गाजा स्ट्रिप। ठीक है, जहां पर हमस का कंट्रोल है और हमस यहाँ से बमबारी करता रहता है। ये एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज गवर्निंग द गाजा स्ट्रिप। ठीक है, अब ये हमस जो होगा ना, अगर आप देखेंगे इस तरफ तो मेडिटेरेनियन सी है, ये देखो मेडिटेरेनियन सी है राइट। और ये जो गाजा वाला एरिया है, ठीक है, ये गाजा वाला एरिया है दैट इज सराउंडेड बाय व्हाट, दैट इज सराउंडेड बाय द इजराइल। चारों अगर हम देखेंगे इजराइल है, नीचे की साइड ये इजिप्ट से सराउंड है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको इसके अंदर कवर समझ में आ रहा है। अब यहाँ के लोग जो है ये गाजा स्ट्रिप के जो लोग हैं, ठीक है, गाजा स्ट्रिप के जो लोग हैं राइट, ये वाले, इनको है ना तीन जगह से इनकी ओपनिंग है, तीन जगह से ये बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो क्या है, एक तो रफा ओपनिंग और एक केरम शैलोम ओपनिंग। ठीक है, और एक इड्स क्रॉसिंग और रफा क्रॉसिंग से क्या है, दोनों आदमी भी निकल सकता है, सामान भी निकल सकते हैं। और गुड्स को निकालने के लिए केरम शैलोम क्या है, एक तरह से ओपनिंग है। तो एक ओपनिंग क्या है, इसराइल के अंदर निकाल रही है इसको। ठीक है, एक ओपनिंग क्या है, इसके अंदर गुड्स को निकाल रही है इसराइल के अंदर, और तीसरी ओपनिंग ये इजिप्ट की साइड ये ओपनिंग है राइट।
तो इन्हीं 3 जगहों से ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग आउटर वर्ल्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं, गाजा स्ट्रिप के लोग। इतनी समस्या यहाँ पर है। अब क्या हुआ, जब गाजा और इसके ऊपर युद्ध हुआ, इसके बीच में इजराइल के बीच में युद्ध हुआ, तो रिज क्रॉसिंग जो है इसको बंद कर दिया गया। केरल शोलाम क्रॉसिंग को भी बंद कर दिया गया, और रफा क्रॉसिंग जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ओपन रही। तो दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो रफा क्रॉसिंग क्या है? रफा क्रॉसिंग अगर हम देखें, सदर्न मोस्ट पोस्ट ऑफ एग्जिट फ्रॉम द गाजा एंड बॉर्डर्स इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। देयर आर ओनली टू अदर बॉर्डर्स क्रॉसिंग फ्रॉम एंड इनटू द गाजा स्ट्रिप। इट्स क्रॉसिंग, ठीक है, जो मैंने आपको बताया नदन गाजा के ऊपर है, और केरम शलोम जो कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स को करती है। ठीक है, ये दोनों ओपनिंग जो है इसराइल के अंदर खुलती है, और ये वाली जो ओपनिंग है रफा क्रॉसिंग, ये खुलती है किसके अंदर? इजिप्ट के अंदर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास लगी होगी आज की आपको। जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा डोनेट भी करें दिष्टाना इसके अंदर, जिससे कि हम आपको और अच्छे से मेहनत से यहाँ पर पढ़ा सकें। ठीक है, मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, प्रीलिम्स बड़े नज़दीक आ गए, हम बहुत सारे और भी कोर्स लॉन्च करने चाहते हैं। ठीक है, बट आप हमको इसके अंदर सपोर्ट करें। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं प्रिपरेशन के अंदर, तो आप भी हमारी मदद करें। क्राउड फंडिंग वाला हमने पहली बार ये चीज़ कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा है। ठीक है, देखते हैं आपका प्यार कितना है हमारे लिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे मॉड्यूलर कोर्सेज भी हैं, वो मॉड्यूलर कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट पे मॉड्यूलर कोर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोड़ दें, ठीक है, और एंशियंट मिडिवल को छोड़ दें, सब मैंने पढ़ाया है। आप इसके अंदर देख सकते हैं, इथिक्स से लेकर इकोनॉमिक्स से लेकर ज्योग्राफी से लेकर पॉलिटिकल साइंस से लेकर इंटरनेशनल रिलेशन, सब तरह के कोर्सेज यहाँ पर हैं। राइट, तो आप यहाँ पर ये सारे कोर्सेज यहाँ पर ले सकते हैं। जस्ट कॉल मी ऑन दिस नंबर 8788248734, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ ये परचेज कैसे करना है। So that's all for today's class. Thank you so much for listening me so kindly. Bye bye. Take care and have a nice day.